अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहब्बत से इश्क का सफ़र नावल का पार्ट 5। उम्मीद करती हूँ अब तक की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे की भी आएगी। तो बगैर देखे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, आपका भाई पाकिस्तान अरियान अभी नूर को हवेली छोड़कर वापस से हॉस्पिटल की तरफ आया था और यहाँ सिराज को खड़े देखकर वो खुशगवार हैरत से इसे देखकर बोला था, तो सिराज भी इसे देखकर मुस्कुराता हुआ इससे बगलगीर हुआ था। कैसे हो अरियान? सिराज के पूछने पर वो मुस्कुराता हुआ हाँ में सर हिला गया। पेशेंट के कंधे से बुलेट निकाल दी गई है, कुछ देर बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर आईसीयू से निकलते हुए बोला था। बनता तो पुलिस केस था, लेकिन डॉक्टर ने अजलान को देखते और साथ ही सिराज को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर जल्दी से अजलान को आईसीयू में भेज 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 दिया था और अब इन्हें प्रोफेशनल तरीके से इन्फॉर्म करते वहाँ से वॉकआउट कर गए थे। तो इन्होंने आईसीयू के रूम की तरफ रुख किया। स्पेशल ओके। अरियान नूर को छोड़कर आया तो वो बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे की तरफ भागी थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने कमरे को लॉक किया और अपना ड्रेस लेती वॉशरूम में जा बंद हुई थी। थोड़ी देर बाद वो बावजू वॉशरूम से निकली थी और जाए नमाज बिछा कर 2 रकत नवाफिल की नीयत बांधी थी। आज अल्लाह ने इसकी इज़्ज़त बचाई थी और वो भी इसके महरम के हाथों। नूर को शुक्राने के नवाफिल अदा करना बनता था। दुआ के लिए हाथ उठाकर इसने अज़लान की सलामती के लिए भी ढेरों दुआएं मांगी थीं। जाए नमाज को फोल्ड करते वो अपने कमरे में ही परेशानी से टहलती अज़लान के आने का इंतज़ार करने लगी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसके जज्बात अज़लान के लिए बदल रहे थे और इसे पता भी नहीं चल रहा था। नूर अभी टहल ही रही थी जब रूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। नूर ने जल्दी से गर्दन मोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अज़लान साकत खड़ा नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद नूर ने दुपट्टा अभी तक हिजाब की सूरत में ही फोल्ड किया हुआ था। टी पिंक कलर के ट्राउज़र कुर्ती में बलबूस खूबसूरती से दुपट्टे को सर पर जमाए मासूमियत से लबरेज चेहरे को लिए वो अज़लान का दिल बेकाबू कर गई थी। अपनी सारी दर्द भूलता वो नूर को बिना पलक झपकाए देखने में महव हो गया। नूर इसे देखते जल्दी से इसके पास आई, जो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा हुआ था। आ गए आप? अब कैसी है चोट? डॉक्टर ने क्या कहा? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नूर इसके पास आते ही एक साथ कई सवाल पूछ गई कि अज़लान इसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि वो बात करते करते रुक गया, जबकि नूर इसे गौर से सुन रही थी कि अगर आपकी बीवी आपका प्रॉपर ख्याल रखेगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अज़लान नूर को अब देखते संजीदगी से बोला था कि नूर ने जल्दी से ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिला दिया था। जी जी, मैं आपका प्रॉपर ख्याल रखूँगी। नूर बाकायदा इसे बाजू से पकड़कर बेड की तरफ ला रही थी कि अज़लान को नूर के एक्ट पर अब हंसी आ रही थी। अब बताएं मुझे, मैं क्या करूं? आपके लिए खाना लाऊं, दूध गर्म करके लाऊं या मेडिसिन लाऊं? नूर इसे बेड पर बिठाकर खुद इसके सामने खड़ी होती हुई पूछने लगी कि अज़लान ने नज़र भर कर इसे देखा। सबसे पहले तो ये एसी की स्पीड थोड़ी कम कर दो, अज़लान ने कहा। तो नूर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाकर एसी का रिमोट उठाकर इसे स्लो किया। अब क्या करूँ? नूर फिर से इसके सर पर खड़ी होती अज़लान से पूछने लगी। अब ये मेरी शर्ट उतारो। क्या? अज़लान के कहने की देर थी कि नूर ने चीखते हुए आंखों को बड़ी किए इससे पूछा। अज़लान ने खुशमगीन निगाहों से इसे घूरा। मैंने कहा मेरी शर्ट उतारो और न्यू शर्ट पहनाओ, ये ख़राब शर्ट हो चुकी है। अज़लान ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते नूर को कहा था कि नूर की इतने में ही सिट्टी गुम हो चुकी थी। इसने इस बार थूक निकलते हल्का सा हाँ में सर हिलाया था। नूर आगे बढ़ती हुई अज़लान के पास जगह बनाकर बैठी और एक नज़र इसे देखा, जो इसे ही देख रहा था। अज़लान को अपनी तरफ देख पहले से ही तख्ता पाकर वो सटपटाते हुए जल्दी से अपने हाथ इसकी शर्ट के बटनों पर रख गई और इन्हें कपकपाते हाथों से खोलने लगी, जबकि अज़लान की नज़रें इसे मुसलसल अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। सब बटन खोलने के बाद अज़लान का चौड़ा सीना नूर के सामने आया कि नूर ने जल्दी से नज़रें चुराईं और अब एहतियात से इसकी शर्ट उतारने लगी ताकि अज़लान को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। एहतियात से शर्ट उतार कर इसने अज़लान के कंधे की तरफ देखा, जो मुकम्मल बैंडेज से कवर हुआ था। नूर की बेख्तियार आंखें नम हुई। ये आपको चोट कैसे लगा? क्या हुआ है यहाँ? नूर ने नम पलकें उठाते हुए इसकी तरफ देखा, जो इसकी आंखों में नमी देखकर बेचैन हो गया था। उफ़ यार, ये छोटी छोटी बातों पर बिना फजूल के आंसू ना निकाला करो। और पता नहीं तुम्हारे ये आंसू जैसे पलकों पर ही पड़े होते हैं, जो अभी बात शुरू नहीं होती और निकलना पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। अज़लान इस बार इसे नरमी से डपटते हुए इसकी पलकों पर अपने लब रख रहा था कि नूर की पलकें लर्जी थीं। अच्छा, अब मुझे शर्ट पहनाओ या ऐसे ही तुम कंफर्टेबल हो? अज़लान बात को घुमाने वाले अंदाज में नूर को देखते हुए बोला, तो नूर के गाल इसकी बात पर रेड हुए थे। इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और शर्ट उठाकर इसे पहनाने लगी, तो इस बार इसका हाथ अज़लान के शर्टलेस सीने से टच हुआ।
कि नूर बौखलाते हुए पीछे हटती। अज़ान ने इसे कमर से पकड़ा। ये फजूल में उछलना कूदना छोड़ दो तुम, अब बड़ी होने के साथ साथ शादीशुदा भी हो तुम। अज़ान ने इसे घूरते हुए दोबारा से इसके हाथ अपनी शर्ट पर रखे थे कि नूर ने जल्दी से इसके सारे बटन बंद किए थे। अज़ान को इसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, ऊपर से इसके लाल टमाटर जैसे गाल अज़ान को गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहे थे। खाना लाऊं मैं?" नूर रब लड़खड़ाते हुए बोली थी कि अज़ान की नज़रें इसके कपकपाते लबों पर पड़ी तो अज़ान बेख्तियार ही इसके बालों में हाथ उलझा कर इसके चेहरे को ऊपर करते लबों पर झुका था कि नूर की आंखें पटी की पटी रह गई थीं। इसके हाथ बेइख्तियार ही अज़ान के कंधों की तरफ जाते जाते रुके थे, जिस पर वो इसकी शर्ट को सीने से अपने दोनों हाथों में जकड़ चुकी थी। नूर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जिस पर वो अज़ान की शर्ट को खींचते हुए इसे होश दिलाने लगी थी कि अज़ान होश की दुनिया में वापस लौटा था और नूर से पीछे हटा था। इसके पीछे हटते ही नूर ने जल्दी से इसके सीने में अपना चेहरा छुपाते वहाँ अपनी तेज़ होती सांसें छोड़ी थीं। अब खाने की ज़रूरत नहीं, बस मेडिसिन ही दे दो मुझे। वो जुमाइनी अंदाज में बोलते हुए नूर को मज़ीद अपने अंदर छुपने पर मजबूर कर रहा था। आपको शर्म नहीं आती? आपको चोट लगी है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं?" नूर ने इसके सीने में ही मुंह छुपाते रुहासी होते कहा था कि अज़ान के लब मुस्कुराहट में ढले थे। "ये शर्म क्या होती है? मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से, और अभी मैंने ऐसी कोई हरकतें की नहीं जिससे तुम इस तरह से शर्माओ। अगर तुम कहती हो तो ऐसी हरकतें कर लेता हूँ, फिर दिल खोल कर शर्माना।" अज़ान इंतहाई बेबाकी से बोलते हुए रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया था। वो जल्दी से अज़लान से दूर हटी थी। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ।" वो भागने वाले अंदाज में से कमरे से बाहर निकली थी कि अज़लान का कहकहा कमरे में गूंजा था, जिसे कमरे से निकलती नूर ने भी बखूबी सुना था और सुनकर हैरान भी हुई। मतलब वो ड्रैगन हंसता भी था। नूर ने आते इसे धड़कते दिल के साथ मेडिसिन दी तो इस बार अज़लान ने भी शराफत से मेडिसिन ली थी। नूर ने इसे दूध का गिलास पकड़ाया था और बेड पर अपनी जगह पर आकर बैठी थी। अज़लान ने गिलास साइड टेबल पर रखा और ख़ुद भी बेड पर लेट गया। लाइट ऑफ कर दें?" नूर ने धड़कते दिल के साथ अज़लान को देखते कहा था तो अज़लान ने भी चुपचाप नूर की बात सुनते लाइट ऑफ की थी। "इधर होकर लेटो।" नूर को अपने से दूर लेटते देख अज़लान ने अंधेरे में ही इसे घूरते हुए कहा था, लेकिन नूर टस से मस ना हुई। "तुम चाहती हो मेरा बाजू दर्द करे?" अज़ान ने धमकी लगाई थी। मतलब वो खुद ना हुई तो अज़ान को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंधा दर्द होगा। इसकी बात सुनते ही नूर जल्दी से इसकी तरफ खिसकी थी, लेकिन फिर भी फासला रखा तो अज़ान ने इस बार इसे खींचते हुए अपने सीने पर किया था कि नूर ने जल्दी से इसके चेहरे की तरफ देखा था। "सो जाओ, नहीं दर्द हुआ?" अज़लान इसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी के तासुरात देखकर इसका सर थपथपाते बोला था, जिस पर नूर भी बिना चूं चरा किए इसके सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। सुबह उठते ही अज़लान ने सबसे पहले शावर लिया था, जबकि नूर अभी तक सो रही थी। जब इसकी आंख खुली तो अज़लान वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। इसे वॉशरूम से निकलते देखकर नूर ने अपनी आंखें मसलते अज़लान को देखा था। आप शावर लेकर आ रहे हैं?" नूर को यकीन नहीं आ रहा था। अभी कल तो इसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है और वो बिना चोट की परवाह किए शावर ले चुका था। नूर को गुस्सा आया। इसने इंतहाई गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा कि अज़लान ने इसके बिगड़े तेवर देखे, जो सुबह सुबह ही लड़ाका औरतों की तरह अपने दोनों हाथ कमर पर रखती इसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी। "हाँ हाँ यार, वो मुझे इरिटेशन हो रही थी तो ले लिया शावर।" अज़लान इसके बिगड़े तेवर देख कर बोला तो नूर ने और गुस्से से इसकी तरफ देखा। "आप क्या कोई हीरो हैं जिसे अपनी चोट की परवाह नहीं है और शोखे बनते शावर ले चुके हैं?" नूर के तो आज तेवर ही कुछ और थे कि अज़ान इसे देखता ही रह गया। मतलब वो इसे हीरो मानने से इनकार कर रही थी। सारे ऑफिस की लड़कियां इस पर मरती थीं और इसकी बीवी इसकी हीरोगिरी पर टॉन्ट कर रही थी। अज़ान का तो दिमाग ही हिल गया। "एक्सक्यूज़ मी, पूरा स्टाफ मुझ पर मरता है और तुम मुझे क्या क्या बोले जा रही हो?" अज़ान ने इस बार इसे मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा था कि नूर जो कब से बिना डरे इसके सामने खड़ी पहली दफ़ा अपनी ज़ुबान के जोहर दिखा रही थी। अज़ान की ये घुरी पर ही लाइन पर आई थी, लेकिन इसके ऑफिस वाली बात भी इसे अच्छी नहीं लगी थी। मेरा मतलब था, अभी आपकी चोट ठीक नहीं हुई थी तो आपको शावर नहीं लेना चाहिए था।" नूर ने इस बार अटकते हुए उंगलियां मरोड़ते कहा था कि अज़ान इसकी हालत देखकर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते संजीदा हुआ था। "कुछ नहीं होता चोट को। तुम भी तो सारी रात मेरे कंधे पर सर रख कर सोई रही थी, तब भी तो कुछ नहीं हुआ, तो अब भी नहीं होगा।" अज़ान इतनी संजीदगी से बोल रहा था कि नूर को इसकी शरारत समझ ही नहीं आई थी। नूर ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाते इसकी तरफ देखा। मुझे पता नहीं चला होगा, आई एम सॉरी।" नूर रुहाँ से होती अज़ान को देखते बोली, "खबरदार, जो तुम फजूल के आंसू अपनी आंखों
आंखों में लेकर आई, वरना एक लगाऊंगा। अजलान इसे रुहासे होते देख इस बार सचमुच में गुस्से से बोला था कि नूर ने अपने आंसुओं पर जब्त बांधा। अच्छा जाओ शावर लो, फिर नीचे भी जाना है। अजलान इसे वहीं खड़े देखकर आहिस्ता आवाज़ में बोला तो नूर सर हिलाती वॉशरूम में जा बंद हुई थी। वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आए तो सभी इस वक्त वहाँ मौजूद थे। दोनों ने आते ही नीचे को सबको सलाम किया और अपनी अपनी चेयर्स पर आकर बैठे। अजलान ने नूर का हाथ पकड़ते इसे अपने साथ वाली चेयर पर ही बिठाया। अजलान इस वक्त ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए अपने कंधे को बिल्कुल छुपाए हुए था। अज़ियान और अरियान ने एक नज़र इसकी तरफ देखा था जो मुकम्मल लापरवाह बनते हुए अपने लिए नाश्ता निकाल रहा था। मैं देती हूँ, नूर ने जल्दी से कहते हुए इसके लिए नाश्ता निकालने लगी, जिस पर अजलान भी खामोश होकर बैठ गया। नूर आपी, जब से आपकी शादी हुई है आप तो लिफ्ट ही नहीं करवाती किसी को। जूनिस जो नूर के साथ बैठी थी मुंह बसोरते इसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, कल सारा दिन वो नूर का इंतज़ार करती रही थी और नूर थी जो आते ही कमरे में जा बंद हो गई थी। जूनिस का छिकवा करना बनता था। जूनिस की बात पर नूर ने घूरते हुए इसे देखा जो नूर के मुताबिक फजूल का इल्ज़ाम लगा रही थी। इस पर क्या मतलब है इस बात का? नूर अपना नाश्ता प्लेट में डालते हुए बोली, मतलब कल मैंने आपका इतना इंतज़ार किया लेकिन आप थी जो आते ही अपने कमरे में बंद होकर अब निकली हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, जब से शादी हुई है आप बदल गई हैं। जूनिस नाक मुँह चढ़ाए नूर के कान में घुसी हुई थी, जबकि नूर तो इसकी बातें सुनती इसे घूरती ही रह गई। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, नूर ने इसे मसनूई घूरी से नवाजते हुए कहा था। जी जी मुझे पता है, अब तो आपने यही कहना है, लेकिन सच तो यही है कि आप हमें अब लिफ्ट नहीं करवाती। जुनिश का रोना अब भी कायम था। नूर ने गुस्से से इसके पाँव पर अपना पाँव मारते हुए इसे खामोश करवाया था जो नॉन स्टॉप बोलते हुए नूर पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। जूनिश ने सिसकते हुए नूर को घूरा तो सब लोग भी जूनिश की सिसकी पर अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। क्या हुआ जू? अरियान जो जूनिश के सामने बैठा था जल्दी से बोला। कुछ नहीं अरियान भाई, लगता है मिर्ची ज़्यादा आ गई जू के मुंह में, है ना जू? नूर मुस्कुराहट सजाए अरियान को जवाब देती जूनिश से भी इस्तफसार करने लगी कि जूनिश ने सुर्ख चेहरे के साथ नूर को घूरते हुए हल्का सा हाँ में सर हिलाया। नूर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते नाश्ते की तरफ अपनी तवज्जो दिलवाई। नूर आप ही बदला लूँगी मैं आपसे, जूनिश ने दांत पीसते हुए कहा। ओके जू डार्लिंग, नूर दो हरफी जवाब देती नाश्ता करने लगी। जूनिश भी हाँ करती अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई। किस चीज़ का पेपर है नेक्स्ट? अरियान जूनिश के साथ बैठते हुए बोला था जो लिविंग रूम में बुक्स लिए बैठी मुंह चढ़ा रही थी। अरियान की बात सुनते इसका पहले से बना हुआ मुंह और ज़्यादा फूला। केमिस्ट्री। जूनिश ने हज़ारों मुंह के जाविये बिगाड़ते इसे यकलफ्ज़ी जवाब दिया था कि अरियान ने संजीदा होते हाँ में सर हिलाया। चलो बुक दिखाओ मुझे। अरियान ने हाथ आगे बढ़ाया तो जूनिश ने बुक इसके हाथ में पकड़ाई। ये इतनी बड़ी बुक की मैं कैसे तैयारी करूँगी 2 दिन में? जूनिश ने रुहासे होते अरियान को देखते कहा तो अरियान ने इसे घूरा। क्या मतलब है 2 दिन में कैसे तैयारी करूँगी? पूरा साल क्या किया है तुमने जो सिर्फ 2 दिन में ही तुमने सारी बुक की तैयारी करनी है? अरियान ने घूरते हुए पूछा था। ओफो अली, पूरा साल जो पढ़ा था वो तो भूल गई ना, अब सिर्फ 2 दिन में ही सारी बुक की तैयारी करनी है। और मैं सोच सोच कर बेहोश होने वाली हूँ कि मेरी छोटी सी जान कैसे ये इतनी बड़ी बुक तैयार करेगी। जूनिश ने अपने सर पर हाथ मारते पहले अरियान की अकल पर अफसोस किया और बाद में मुंह लटका कर थोड़ी तले हाथ रखकर अफसोस से बोली कि अरियान इसकी मासूमियत भरी बातों पर दिलो जान से कुर्बान हो रहा था। चलो आ जाओ फिर तुम्हें कमरे में तैयारी करवाता हूँ। अरियान ने संजीदगी से इसे देखते हुए कहा था कि जूनिश ने हैरानगी से इसकी तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊँगी, आप यहीं पर तैयारी करवाएं। जूनिश को भला कैसे भूल सकता था इसका आखिरी दफ़ा कमरे में ले जाकर तैयारी करवाना, जबकि अरियान का इस बार ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो वाकई ही इसे पुरसकून होकर तैयारी करवाना चाहता था, लेकिन जूनिश का ऐसे घबराते हुए नफ़ी में सर हिलाया अरियान को मुस्कुराहट छुपाने पर मजबूर कर गया था। क्यों, कमरे में क्या है जो तुम कमरे में नहीं जा सकती? और वैसे भी मैं यहाँ कंफर्टेबल होकर नहीं पढ़ा सकता। अरियान इसकी तरफ झुकते हुए मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला तो जूनिश मज़ीद घबराते हुए इससे दूर खिसकती हुई थूक निगल रही थी। अली, अगर आपने मुझे यही पढ़ाना है तो पढ़ा दें, वरना मैं खुद तैयारी कर लूँगी। जूनिश अरियान से नज़रें चुराती हुई अपनी किताबों की तरफ देखते हुए बोली थी। मतलब तुम मेरे साथ कमरे में नहीं आ रही? अरियान ने पूछा। अंदाज ऐसा था जैसे इसके ना कहने पर अभी इसे गुस्से से उठाकर यहाँ से ले जाएगा। नहीं, जूनिश ने नफ़ी में सर हिलाया। तो ठीक है फिर खुद ही तैयारी करो, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में तुम्हारा A+ चाहिए। अरियान मसनूई संजीदगी से बोलते हुए वहाँ से उठा था और इसका कोई इरादा नहीं था जूनिश को तंग करने का, लेकिन अगर वो खुद ही होना चाहती थी तो अरियान क्या कर सकता था? अब वो खुले दिल से इसे तंग कर रहा था और जूनिश अब इसकी बातें सुनती रोहासी हो रही थी। ठीक है अली, मैं आपके साथ आ जाती हूँ, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। जूनिश ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते हुए कहा था। अब वो खुद पढ़कर A+ थोड़ी ना ला सकती थी, इसलिए मानना ही पड़ा।
कौन सी शर्त? अरियान ने आईब्रो रेज करते इससे पूछा था कि आप मुझे सिर्फ पढ़ाएंगे? जोनिश ने उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा था। तो आगे क्या जू, मैं तुम्हें मारता था? अरियान बात को घुमाते बोला। लबों पर शरारती मुस्कुराहट वाजे थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने इस दिन मुझे किस की थी ना, आज नहीं करनी होगे। जोनिश शर्मो हया से सुर्ख पड़ती व मुश्किल ही बोली थी कि अरियान ने अपने होठों को गोल की शेप देते ओ की आवाज़ निकाली थी। ओके जू बेबी, आज ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ओनली पढ़ाई। ओके, अब आ जाओ। अरियान लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसका हाथ पकड़ते ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। हुमायूं जो अभी लाउंज में दाखिल हुआ था, अरियान को जूनिश का हाथ पकड़कर ऊपर रूम की तरफ बढ़ते देखकर इसे अपना दिल जलता हुआ महसूस हुआ था। हुमायूं गहरी नज़रों से इनकी तरफ देखने लगा था। इसे अब कोई कदम उठाना था और वो बहुत जल्द वो कदम उठाने का इरादा भी रखता था। इन्हें देखते हुमायूं अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ये अजीब बिलावजा स्टूपिड आदमी शादी अटेंड करने आया था, दिमाग ख़राब बन गया। आप रहने दो, मैं बैंडेज करती हूँ। अज़ान जो अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा अपनी बैंडेज उतार रहा था, जब नूर कमरे में दाखिल हुई तो इसे खुद ही बैंडेज उतारते देख वो जल्दी से इसके करीब आते हुए बोली तो अज़ान ने फ़ौरन से अपने हाथ रोकते हुए इसे देखा था। नहीं, ये तुम नहीं करोगी। अज़लान ने फ़ौरन से मना करते हुए कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए थे ताकि इसके सामने उतारने की बजाय वो वॉशरूम में जाकर बैंडेज कर सके, लेकिन इसे वॉशरूम की तरफ बढ़ते देखकर नूर ने जल्दी से इसका बाजू पकड़ा था। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बैंडेज करूँगी, आप खुद करेंगे तो आपको पेन होगी। नूर इसके रास्ते में दाखिल होते हुए इसे बाजू से पकड़ते बोली तो अज़ान परेशान हुआ था। अगर वो बैंडेज करेगी तो यकीनन इससे पता चल जाएगा कि अज़ान को गोली लगी है, और अज़ान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। नूर, मैंने कहा ना, ये मैं खुद कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। अज़ान थोड़ा सख्त लहजे में बोला कि नूर फ़ौरन डरती इससे 2 कदम पीछे हटी। अज़ान ने बगौर इसे अपने से डरते देखते लब भींचे थे, लेकिन ये करना ज़रूरी था वरना नूर ने ज़िद करनी थी। आपको पेन होगी, मैं कर देती हूँ। नूर इसे फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ते देख लड़खड़ाते लहजे में मध्यम आवाज़ में बोली कि अज़ान गहरी सांस भरते रह गया। ठीक है, करो, लेकिन अगर बैंडेज करने के दौरान तुम्हारी आँख से एक भी आंसू निकला तो फिर देख लेना। अज़ान संजीदगी से बोला था कि नूर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। अज़ान चलता हुआ बेड पर जाकर बैठ गया तो नूर भी बैंडेज बॉक्स उठाए अज़ान के पास आकर बैठी। अज़ान की बैंडेज उतारी ही थी कि नूर के मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली थी। इसने हैरान होते अज़ान की तरफ देखा जो संजीदगी से बैठा अपने कंधे का मुआयना करने लगा। ये तो गोली का निशान है। नूर ने हैरान होते अज़ान को देखते पूछा। आंखों से आंसू बस छलकने को बेताब हुए थे जिन्हें वह मुश्किल ही नूर पीछे धकेलती अज़ान से इस्तफसार कर रही थी। नहीं, चोट का ही है, तुम बैंडेज करो। अज़ान संजीदगी से सख्त लहजे में बोला तो नूर गीली सांस लेती, कॉटन के साथ डेटॉल लेती इंतहाई आराम से अज़ान के ज़ख़म पर लगाने लगी कि अज़ान ने लब भींचते अपने दर्द को बर्दाश्त किया। नूर ने पलकें उठाते इसके तकलीफ़ से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा तो इसके ज़ख़म पर हल्की हल्की फूंके मारने लगी। अज़ान इसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया। वो ऐसे एहतियात से बैंडेज कर रही थी कि अज़ान को अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो इससे ज़्यादा नूर को तकलीफ़ होगी। और वाकई ही नूर ने इतनी आराम से अज़ान की बैंडेज की थी कि अज़ान को डेटॉल लगाने के बाद ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। पेन तो नहीं हो रही, मैं पेन किलर लेकर आऊँ? नूर इंतहाई फ़िक्रमंदी से देखते हुए बोली तो अज़ान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कुछ सोच रहा हूँ। अज़ान इसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाए हुए बोला तो नूर ने इसकी तरफ नासमझी से देखा था। नूर नासमझी से इसकी तरफ देखते हुए बोली, यही कि किसी को मुझसे शादी करने से प्रॉब्लम थी। अज़ान ने नूर की आंखों में झांकते कहा कि नूर की पलकें इतनी सी बात पर ही लर्जी थीं। जी तो नूर जल्दी से बैंडेज का सामान बॉक्स में रखती वहाँ से भागने की तैयारियों में थी जिसे अज़ान भांपते इसका हाथ अपने हाथ में थाम चुका था। तो ये कि अब इसकी नज़रों में कुछ है। अज़ान अब भी इसकी आंखों में देखते बोला था कि नूर ने जल्दी से नज़रें चुराई थीं। क्या मतलब है आपका इस बात से? और मुझे छोड़ें, हाथ धोने हैं। नूर को अपने दिल की स्पीड एकदम से बढ़ती हुई महसूस हुई थी। अज़ान की नज़रों की तपिश इससे अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे और अज़ान मबहूत होते यह मंजर देख रहा था। अपना चेहरा इसके करीब करते वो इसके सुर्ख पड़ते आर्ज़ों पर अपने दहकते लब रख गया कि नूर बौखलाई थी। समझा दूंगा जल्द ही, अभी जाओ वरना यहीं पर बेहोश हो जाओगी। वो इसका हाथ छोड़ते मुस्कुराहट जब्त करते बोला कि नूर एक सेकंड भी ज़ाय किए बगैर वहाँ से भागती हुई वॉशरूम में जा बंद हुई थी कि अज़ान मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम, वो अपने कमरे में दाखिल होते हुए बोला। अभी थोड़ी देर पहले ही वो ऑफिस से हवेली दाखिल हुआ था, लेकिन नीचे किसी को ना पाकर वो सीधा अपने कमरे में आया तो सामने ही जायशा निखरी निखरी सी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। ज़ियान की आवाज़ पर वो मिरर से ही
ही ज़ियान को देखती इसकी तरफ रुख मोड़ गई। वालेकुम अस्सलाम ज़ायशा बेड से अपना दुपट्टा उठाकर औरती ज़ियान के करीब आते हुए मासूमियत से बोली तो ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर लब रखे। आज आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। वो इसे अपने हिसार में ही लेते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा था। इसे मिरर के सामने खड़ा करते, खुद इसके पीछे खड़ा होते, इसके गिर्द हिसार बांधते, थोड़ी इसके कंधे पर टिकाई थी कि ज़ायशा बौखला कर रह गई कि क्या लेकर आए हैं। वो मिरर से ही इसके खूबसूरत बियर्ड से सजे चेहरे को देखती इस्तफसार करने लगी। जब ज़ियान ने हाथ अपनी पॉकेट में ले जाते एक रेड कलर की मखमली डब्बी निकाली थी। ज़ायशा यकटक मिरर से ऐसे ही देख रही थी। ज़ियान इससे पीछे हटता ज़ायशा को घुमाकर अपने सामने किया और इस डब्बी को खोला। ज़ायशा तजस्सुस से इसे देख रही थी। जब ज़ियान ने इसमें से एक डायमंड की खूबसूरत सी रिंग निकाली, ज़ायशा की आंखें खुशी से चमकी थीं कि क्या आप ये मेरे लिए लाए हैं? ज़ायशा ने चमकती हुई आंखों से ज़ियान की तरफ देखते हुए पूछा तो ज़ियान ने इसकी बात पर घूर कर इसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो तुम्हारे अलावा भी किसी और को दे सकता हूँ। नहीं, ये मैं अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। ज़ियान ने इसे देखते हुए कहा तो इस बार ज़ायशा ने इसे घूरा तो मैं ही आपकी बीवी हूँ। ज़ायशा ने घूरते हुए ज़ियान को कहा, क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अब तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। ज़ियान अपनी मुस्कुराहट छुपाए ज़ायशा को देखते हुए बोला तो ज़ायशा भी इसकी नौटंकी पर मुस्कुराई। जी, और अब ये रिंग भी मुझे पहनाएं। वो मुस्कुराते लहजे में चहकते हुए अपना हाथ इसके सामने कर गई तो ज़ियान भी ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके हाथ में वो डायमंड की रिंग पहनाने लगा। कितनी प्यारी रिंग है। ज़ायशा अपने हाथ को आंखों के सामने करती इस रिंग पर अपने दूसरे हाथ की उंगली फेरते हुए खुशी से बोली, नहीं आपके हाथ में प्यारी लग रही है। ज़ियान इसकी रिंग पर अपने लब रखता हुआ बोला तो ज़ायशा की पलकें बुरी तरह से लरजी थीं। दिल कानों में धड़कता हुआ सुनाई दिया था। वो इससे अपना हाथ छुड़वाती हुई अभी वहाँ से भागती जब ज़ियान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने हिसार में लिया था। ये होशियारियाँ मेरे सामने नहीं चलेंगी। मैंने आपको गिफ्ट दिया है तो अब इसके बदले मुझे इनाम चाहिए। ज़ियान इसे अपने साथ लगाता गंभीर आवाज़ में बोला तो ज़ायशा ने इसे हैरानगी से देखा। मैं क्या इनाम दूँ? ज़ायशा इसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती ज़ुबान में बोली तो ज़ियान ने इसे घूरते हुए इसका हाथ झटका, जो बार बार मज़ाहमत कर रहा था। ज़ियान कुछ नहीं, बस यहाँ पर छोटी सी किसी दे दो। ज़ियान ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर छोटी सी किसी दे दो। ज़ियान अपनी बियर्ड वाली दाएं गाल की तरफ इशारा करते ज़ायशा को आंखें फैलाने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं क्यों दूँ? मुझे नहीं देना। ये पकड़ें आप अपना गिफ्ट। ज़ायशा बुरी तरह से लरसती हुई अपनी रिंग अपने हाथ से उतारने लगी। ज़ियान की बात पर तो इसे अपना जिस्म कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। ज़ायशा के एक्सप्रेशन पर ज़ियान ने लब दबाए मुस्कुराहट जब्त की। नहीं, मैं गिफ्ट दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। तुम वो करो जो मैंने कहा है, वरना फिर मैं करूँगा। एंड यू नो ना, मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ज़ियान लब दबाए गंभीर आवाज़ में बेबाकी से बोलते हुए ज़ायशा को सटपटाने पर मजबूर कर गया। चलो करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। ज़ियान इसे और करीब करते हुए बोला तो ज़ायशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। वो रुहासी होती ज़ियान को देखने लगी तो ज़ियान ने इसे इशारे से तंबीह किया था कि ज़ायशा जल्दी से आंखें बंद करती इसके दाएं गाल पर लब रख गई। ज़ियान दिलो-जान से मुस्कुराया। ज़ायशा फ़ौरन से इससे पीछे हटी और मुस्कुराते हुए ज़ियान को देखती पलकें झुका गई। थैंक यू जाने ज़ियान। वो इसके माथे पर लब रखता इससे दूर हटा था। चलें, ड्रेस निकाल दें मुझे। ज़ियान इसे कहता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे ज़ायशा अपने तपते हुए गालों पर हाथ रखती जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। एक हफ्ता हो गया था अज़लान को गोली लगे। अब तो इसका ज़ख्म भी काफ़ी ठीक हो गया था। ठीक भी कैसे ना होता, नूर ने ख्याल ही इतना रखा था। अज़लान इस हफ्ते ना होने के बराबर ही ऑफिस गया था। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर बिज़ी था। कल इसका पूरा इरादा था ऑफिस जाने का, जिस पर वो आज ऑफिस का काम भी कर रहा था। जब नूर कमरे में कॉफ़ी लेकर आई, इस हफ्ते में नूर के पेपर भी हो गए थे। कल ही इसका लास्ट पेपर था, अब वो फ्री ही थी, जबकि जोनिश का अभी कल लास्ट पेपर होना बाकी था। ये लें आपकी कॉफ़ी। नूर बेड पर बैठते अज़लान की साइड टेबल पर कॉफ़ी का मग रखते हुए बोली तो अज़लान जो काम कर रहा था संजीदगी से हाँ में सर हिलाया। आप कल एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले जाइएगा। नूर अपनी साइड पर आते हुए आहिस्ता से आवाज़ में बोली, अच्छा? वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला, क्या अच्छा? नूर इसे घूरते हुए बोली, जो इसकी बात नहीं सुन रहा था। जो तुमने कहा है वही, मसरूफ़ अंदाज में।
वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। और मैंने क्या कहा है? नूर के कहने पर इस बार अज़लान ने निगाहें उठाते इसकी तरफ देखा जो इसे घूरने में मसरूफ़ थी। आप मेरी बात नहीं ना सुन रहे थे? वो अज़लान को देखते शिकवा करते बोली तो अज़लान ने इस बार लैपटॉप बंद करते साइड पर रखा था और इसे बाजू से पकड़ते अपने करीब किया। हाँ जी, अब बताओ। हाँ जी, अब बताओ कौन से शिकवे कर रही हो ताकि मैं सफाई पेश कर सकूं। वो गहरी नज़रों से इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए बोला तो नूर ने मुंह बसोरा। ठीक है, कल मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। और कुछ? इसे मुंह फुलाते देख अज़लान ने नरमी से इसके गाल पर लब रखते कहा तो नूर ने फ़ौरन से इसकी तरफ देखा था। मिसेस अज़लान हैदर, मैं कानों से सुनता हूँ, मुँह से नहीं। वो इंतहाई खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इस पर तंज कर रहा था और नूर आंखें फैलाए इसे देख रही थी। अज़लान अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते इस बार इसकी आंखों पर अपनी लब रख रहा था कि इस बार नूर तेज़ तेज़ पलकें झपकाती सुर्ख होते गालों के साथ इसकी तरफ देखने लगी। मुझे लग रहा है आज तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो मेरे हिसार में मौजूद अपनी अदाएं दिखा रही हो। अज़लान इसकी पलकों में जुम्बिश के साथ साथ इसके सुर्ख होते गालों को देखते गंभीर आवाज़ में बोला था कि नूर ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। अज़लान झुकते इसके सुर्ख होते गालों पर अपने दांत गाड़ गया कि नूर ने सिसकी भरते इसे खुद से दूर किया था। यकीनन अब मेरी बात समझ गई होगी। अगर अब भी नहीं समझी तो मैं और प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। अज़लान अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त किए और मायनेखेज़ी से बोला तो इस बार नूर जल्दी से इससे पीछे हटती अपनी जगह पर आकर लेटती कंफर्टर में छुप चुकी थी। ये सब इसने इतनी जल्दी किया था कि अज़लान इसे देखता ही रह गया। फिर मुस्कुराहट ज़ब्त करते वो अपनी कॉफ़ी उठाकर सिप लेने लगा। नूर दोनों हाथों से कंफर्टर को मुट्ठियों में दबोचे अज़लान की लाइट ऑफ करने के इंतज़ार में थे और जब तक अज़लान ने कॉफ़ी पीते कप रख कर लाइट ऑफ नहीं की नूर वैसे ही बेहिसो हरकत सांस रोके लेटी थी जैसे अज़लान को यकीन दिला रही हो कि वो सो चुकी है, जबकि मुकाबिल भी इसका शौहर था। एक झटके में इसे बाजू से खींचते हुए अपने हिसार में ले चुका था कि नूर की चीख बेसाख्ता थी। ये फजूल की चालाकियाँ मेरे सामने नहीं चलेंगी डियर वाइफ, इसलिए अब चुपचाप शराफत से सो जाओ। अज़लान इसके माथे पर लब रखते बोला था कि नूर मुंह बसोड़ने के अलावा कुछ ना कर सकी। ड्रैगन कहीं का, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। नूर मुंह बनाते हुए आंखें बंद कर गई। ओके तो रीडर्स, एंड नहीं हो रही एपिसोड यहाँ, तो रिलैक्स। मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी अगर आप लोगों को पीछे से कुछ साउंड सुनाई दे रही हों तो मैं ट्राई करती हूँ। अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो मैं स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग, बट फिर भी अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि पहले गर्मियाँ थी, पंखे की आवाज़ में बाहर की आवाज़ें नहीं आती थी तो वो इशू नहीं होता था। बट अब बिल्कुल सन्नाटा है हर तरफ तो बाहर से आवाज़ें आती हैं। आई कांट हेल्प इट। आप लोगों को थोड़ा सा ना कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। अलियाश, दुआ करना मेरा आखिरी पेपर है, अच्छा हो जाए। जूनिश शरियान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली जो जूनिश को कॉलेज छोड़ने के लिए ले जा रहा था। इसकी बात सुनते अरियान ने सड़क से नज़रें हटाते इसकी तरफ देखा। जू बेबी, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरह से घबराओ नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे पेपरों से जान छूट रही है। अरियान इसका हाथ पकड़ कर सहलाते नरम लहजे में बोला। लेकिन ये अरियान की भूल थी कि जूनिश घबरा रही थी। उफ़ो अली, मैं क्यों घबराऊंगी? वो तो मैं कह रही थी कि आपने मुझे इतनी मेहनत करवाई है तो आज आप दुआ भी कर दीजिएगा, कहीं आपकी मेहनत ज़ाय ही ना चली जाए। जूनिश अपने सर पर हाथ मारती अरियान की अकल पर अफसोस करती हुई इसे पते की बात बताने लगी कि इसकी बात सुनते अरियान ने इसे गुस्से से घूरा था। जू बेबी, अगर मेरी मेहनत ज़ाय गई तो मैं तुम्हारी रुखसती करवा कर अपने कमरे में ले आऊँगा, तो इसलिए अब तुम सिर्फ अपने रिजल्ट की दुआएं करो क्योंकि पेपर तो तुम्हारे हो गए हैं। अरियान इसको एक नज़र देखते हुए धमकी आमेज लहजे में बोला कि जूनिश इसे देखती ही रह गई। ये चीटिंग है। आपको मुझे पेपरों से पहले बताना चाहिए था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, वरना मैं भाई को बताऊंगी। जूनिश तो इसकी बात सुनकर बौखला कर रह गई थी, इसलिए मासूमियत से रुहासे होते इसे धमकी दी कि अरियान इसकी बात सुनता हंसा। इसमें मेरा साला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बीवी हो जू बेबी। वो सुलगाने वाले अंदाज में जूनिश के फूले हुए गाल पर अपने अंगूठे और उंगली से चुटकी भरते बोला तो जूनिश ने जल्दी से इसका हाथ पीछे करते इसे घूरा। आप मेरे भाई को गाली दे रहे हैं? अब तो मैं पक्का भाई को बताऊंगी। जूनिश अब सच में इसे धमकी देते हुए बोली थी।
जू की बच्ची, गाली नहीं है ये तुम्हारे भाई और मेरे दरमियान जो नया रिश्ता तुम्हारी वजह से बना है, इसका नाम है पागल लड़की। अरियान ने इसके सर पर पहले की तरह हल्की सी चपत लगाते इसे तफसील से समझाया था, वरना क्या भरोसा वो सच में अजलान को बताकर अरियान की दुर्गत बनवा देती। अरियान की बात पर इसने नाक सुखेड़ा तो अरियान ने अपनी गाड़ी कॉलेज के सामने रोकी। अच्छा सा पेपर दे कर आना, फिर आज तुम्हें पेपर ख़त्म होने की खुशी में घुमाने और आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। अरियान का इसका मूड फ्रेश करते हुए बोला, और सच में जूनिश मैडम का मूड आइसक्रीम की बात सुनते ठीक भी हो गया था। ओके अली, डन, वो चहकते हुए बोली तो अरियान ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर लब रखे तो जूनिश गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम दादी। ज़ियान भाई, हुमायूं दादी के कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जहां इस वक्त ज़ियान भी मौजूद था। आज अजलान ऑफिस गया था तो ज़ियान का इरादा थोड़ी देर बाद जाने का था और अब वो दादी से मिलने के बाद ऑफिस ही जाने का इरादा रखता था। जब हुमायूं कमरे में दाखिल हुआ, इसे देखकर ज़ियान मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत बेटा? दादी ने सलाम देते इसकी वहाँ आने की वजह भी दरियाफ्त की। ज़ियान भी इनकी बात सुनने के लिए वहीं पर एक दफ़ा बैठ गया। जी दादी, मुझे आपसे कुछ मांगना था। जानता हूँ ये हक माँ बाप का होता है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं है, तो इस वजह से मुझे खुद ही मांगना पड़ रहा है। हुमायूं तमहीद बांधते हुए बोला तो दादी के साथ साथ ज़ियान भी हैरानगी से इसे सुन रहे थे। ज़ियान को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ था। मुझे आपकी पोती यानी कि जूनिश पसंद है, तो मैं इसे आपसे मांगना चाहता हूँ। हुमायूं ने बगैर लगी लिपटी के इनको अपने दिल की बात बताई थी और ज़ियान इसकी बात सुनता सख्ते की हालत में पहुंचा था। ज़ियान ने हैरान कुन नज़रों से हुमायूं को देखते दादी के एक्सप्रेशन चेक करने चाहे थे, जो इन्हें गहरी सोच में मुब्तला नजर आए। दादी, क्या सोच रहे हैं आप? ज़ियान ने माथे पर बल डाले बेचैनी से दादी की तरफ देखा। अपने हाथों को देखते बेचैन तो हुमायूं भी नजर आ रहा था। बेटा, मैं रात को सबके सामने तुम्हें जवाब दूंगा, दादी ने हुमायूं को एक नज़र देखते हुए कहा तो हुमायूं ने महज हाँ में सर हिलाने पर इत्तफाक किया, जबकि दिल तो इसे अपना रुक रुक कर चलता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है दादी, और मुझे उम्मीद है आप मेरे हक में फ़ैसला करेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वहाँ से उठा था और दादी के कमरे से बाहर निकला था। पता नहीं दादी क्या फ़ैसला करने वाले थे। हुमायूं की आंखें हल्की सी सुर्ख हुईं। हुमायूं के निकलते ही ज़ियान ने दादी की तरफ देखा। दादी, ये सब? बेटा, मुझे तो हुमायूं में ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आई, बल्कि आप इसके साथ ही अमरीका रहते थे। आप बताएं कैसा है बच्चा? दादी ज़ियान की तरफ देखते मुस्कुराते लहजे में बोले, जबकि ज़ियान को तो सब कुछ चकराता हुआ महसूस हो रहा था। दादी, वो अच्छा है, लेकिन आप ये सब कुछ जल्दी नहीं कर रहे? ज़ियान को समझ ना आया वो दादी को क्या और कैसे कहे। बेटा, घर का बच्चा है, वैसे भी सुलझा हुआ लगता है, तुम्हें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा? दादी अब ज़ियान की तरफ देखते हुए बोले, घर का बेटा है तो जो घर में है वो आपको नज़र नहीं आ रहा? पता नहीं क्या तूफ़ान बर्पा करेगा। ज़ियान हल्का सा बड़बड़ाते हुए बोला, जी दादी, जैसा आपको बेहतर लगे। इसने ये फैसला अज़लान और अरियान पर छोड़ दिया था। इसकी बात सुनकर दादी भी मुतमईन हो गए थे। दादी ने हुमायूं के साथ साथ एक फ़ैसला और भी सोचा था, जो वो आज करने का इरादा रखते थे। ज़ियान वहाँ से उठते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। नूर आपी, पेपर ख़त्म हो गए। जूनिश लाउंज में दाखिल होते सीधे नूर के पास आते हुए इसे कंधों से थामती गोल गोल घुमाते हुए बोली, अभी अरियान इसे बाहर से घुमा फिरा कर घर लाया था और आते ही वो नूर की तरफ भागी थी, जबकि पीछे अरियान नफ़ी में सर हिला कर रह गया। अच्छा, पेपर ख़त्म हो गए हैं तो ये इतना खुश क्यों हो रही हो? नूर इसे देखती मुस्कुराहट जब्त करते बोली, पेपर जो ख़त्म हो गए हैं, अब मैं फ़्री हूँ। जूनिश फिर से खुश होते इसे बताने लगी, फ्री? अरियान भाई आते हुए साथ सेकेंड ईयर की भी बुक्स ले आते, नूर जूनिश को कहते। फिर अरियान की तरफ देखते बोली तो जूनिश ने नूर को घूरते हुए मुंह बसोरा, जबकि नूर की बात अरियान समझते हुए मुस्कुराहट जब्त कर गया। बस वो जूनिश को सुलगाने के लिए ही कह रही थी। जूनिश करती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि नूर और अरियान इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गए, जो पढ़ाई से हमेशा भागती है। सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अज़लान और ज़ियान कुछ देर पहले ही ऑफिस से हवेली वापस आए थे। ज़ियान ने अज़लान को ऑफिस में आज की सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं बताया था। सब अभी खाना शुरू करने ही वाले थे। जब दादी ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो सब खाना छोड़कर इनकी तरफ देखने लगे। हुमायूं का दिल अजीब अंदाज में धड़का था। ज़ियान रिलैक्स था, लेकिन इसे पता था दादी क्या बात करने वाले हैं। हमने एक फ़ैसला किया है। दादी सब की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोले, हमने अपने दोनों छोटे बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला किया है। हमने जूनिश बच्चे के लिए हुमायूं
जबकि अरियान के लिए हमना का इंतखाब किया है और मुझे उम्मीद है किसी को मेरे फैसले से एतराज़ नहीं होगा। दादी ने सबके सरों पर हवेली की छत गिराई थी। ज़ियान जो रिलैक्स अंदाज में बैठा था दादी की बात सुनते वो भी चौंका था। अज़लान ने हैरानगी और परेशानी से दादी की तरफ देखते अरियान की तरफ देखा था। नूर के साथ साथ जायशा भी हैरानगी से मुंह खोले बैठी थी, जबकि जूनिश का तो रंग ही सफ़ेद पड़ गया था और अरियान की आंखों में पल में लहू उतरा था। दादी की बात पर पूरे बदन में चिंटियाँ रेंगती हुई महसूस हुई थीं। हाथों की मुट्ठियाँ ज़ोर से भींचते हुए इसने अपने अंदर उठते लावे को कंट्रोल करने की नाकाम सी कोशिश की थी। माथे और गर्दन की रगें तन कर ऐसे बाहर आई थीं जैसे अभी शरियानें फट जाएंगी। वो गुस्सा और इश्तियाल से अपनी चेयर से उठते हुए इसने चेयर को टांग मारकर पीछे धकेला था और गज़ब से हुमायूं की तरफ बढ़ा था। सब अपनी अपनी जगहों से खड़े हुए थे। तुम साले बगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी से ये बात करने की? आर्यन ने इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए इसके कॉलर को पकड़ते हुए इसे झंझोड़ते हुए धाड़ा था कि लड़कियों ने अपने चेहरों पर हाथ रखते अपनी चीख का गला घोंटा था, जबकि हमना भागती हुई अपने भाई की तरफ बढ़ी थी। बोल साले कमीने इंसान! आर्यन अब टांग इसके पेट पर रसीद करता इसे फर्श पर पटक चुका था। आर्यन! अज़लान ने जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे अपने काबू में किया था, वरना कोई बईद नहीं थी वो आज हुमायूं को जान से ही मार देता। छोड़े मुझे अज़लान भाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जू के ऊपर ऐसी नज़र रखने की? मैं इसकी आंखें नोच लूँगा। आर्यन इंतहाई गुस्से से चीखते हुए अज़लान से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। हवेली के सारे अफराद हैरानगी से आर्यन का पागलपन देख रहे थे। चुप करो आर्यन, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे, सुकून से खड़े हो जाओ। अज़लान इस बार आर्यन पर गुस्सा करते बोला, जो बार बार अपना आप छुड़वाते हुमायूं की तरफ लपक रहा था। अज़लान के कहने पर वो खूनख्वार नज़रों से हुमायूं की तरफ देखते हुए अपनी जगह स्टॉप हुआ था। ये क्या पागलपन है आर्यन? दादी की गरजदार आवाज़ अब हवेली में गूंजी थी कि आर्यन ने अब शिकवा कुना नज़रों से दादी की तरफ देखा। देख तो ऐसे रहा था जैसे अपने निकाह में दादी को शरीक किया हो और वो सब जानते होने के बावजूद ये कर रहे हों। हुमायूं अपनी जगह से खड़ा हुआ था और आर्यन को सर्द निगाहों से देखने लगा। हमना की आंखों में अपने भाई का ये हाल देखकर आंसू जमा हुए थे, जो गालों पर लुढ़कते फर्श पर गिर रहे थे। दादी, मुझे अपने और जू दोनों के लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आर्यन ने सपाट अंदाज में दादी की तरफ देखते कहा तो दादी ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। जूनिश बेटा की ज़िंदगी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अभी मैं ज़िंदा हूँ और वही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम्हें अगर अपनी शादी का फैसला नहीं मंजूर तो कहो, मगर जूनिश की शादी हुमायूं से ही है। बस दादी, आई स्वेयर, अगर एक दफ़ा भी और मेरी बीवी का नाम किसी और के साथ लिया तो मैं आग लगा दूंगा इस हवेली को। और इस बार आर्यन ने सबके सरों पर हवेली की छत गिराई थी। आर्यन की आवाज़ ना चाहते हुए भी दादी के सामने तेज़ हुई थी। सब बुत का मुजस्समा बने आर्यन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। हुमायूं का रंग पल में सुर्ख से जर्द पड़ा था। इसे लगता था आर्यन जूनिश को पसंद करता है। इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो इसकी बीवी हो सकती थी। दिल में टीस सी उठती हुई महसूस हुई थी। दादी प्लीज़, मैं समझाता हूँ आपको। अज़लान जल्दी से दादी की तरफ लपकते हुए बोला, जो सख्ते की हालत में आर्यन की तरफ देख रहे थे। दादी, आर्यन की शादी मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से करवाई थी। आप प्लीज़ यहाँ पर बैठें, मैं आपको सब बताऊँगा। बचा कुचा धमाका अज़लान ने कर दिया था। दादी को आराम से वहीं डाइनिंग चेयर पर बिठाते इन्हें ग्लास में पानी डालकर पकड़ाया था। जूनिश अपनी छोटी सी नाक पर इंतहाई गुस्सा लाते हुए हमना की तरफ देख रही थी। गुस्से से नाक को फुलाए वो हमना को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हमना इज़ इनोसेंट यार, उसका क्या कसूर है? और हमना बेचारी इसकी नज़रों से कंफ्यूज होती अपने भाई के साथ जुड़े बैठी थी। सब इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे। अज़लान ने कुछ ढके छुपे अंदाज में दादी के साथ साथ घर वालों को भी थोड़ा बहुत बता दिया था। अज़लान, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने घर वालों को या अपने बाप को तो बताते। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कर लिया। हैदर साहब अज़लान को शिकवा नज़रों से देखते बोले, बाबा, आपको ये फैसला बुरा लगा है क्या? आपको आर्यन जूनिश के लिए पसंद नहीं आया? अज़लान ने अपने बाप को जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा तो आर्यन ने बेचैनी से पहलू बदला। अज़लान, मैंने ऐसा कब कहा है कि मुझे आर्यन पसंद नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने फैसले में मुझे भी शामिल करना चाहिए था। हैदर साहब अज़लान को घूरते हुए बोले तो अज़लान हल्का सा मुस्कुराया और दादी और बीजान की तरफ देखा, जो दोनों नाराज़गी से रुख मोड़े बैठी थीं। अज़लान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। दादी, बीजान, आप लोग नाराज़ हैं? अज़लान दादी और बीजान का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, नहीं खुश हो रहे हैं? अब हमारे पोते हमें बताए बगैर इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। बीजान नाराज़गी से भरपूर अंदाज में बोली। बीजान, इस वक्त हालात नहीं थे बताने वाले, वरना मैं क्यों आप लोगों की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला करता। अज़लान ने इनके हाथ पर अकीदत से लब रखते इनकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। बस अब ज़्यादा प्यार ना दिखाओ, और जिसने ये कारनामा किया है इसे तो परवाह ही नहीं है हमारी नाराज़गी की। इस बार दादी अज़लान
को बोलते अरियान की तरफ इशारा किया था, जो संजीदगी से सोफे पर बैठा नज़रें हुमायूं पर ही जमाए बैठा था। दादी की बात पर अरियान ने हुमायूं से नज़रें फेरते दादी की तरफ देखा और उठकर इनके पास आया। आई एम सॉरी दादी, मैं आपके सामने बोला। आई एम रियली सॉरी। अरियान अब शर्मिंदा होते इनका हाथ थाम चुका था तो अजलान वहाँ से उठ गया। दादी अपने पोते की इतने प्यार पर अंदर तक सरशार हुए थे, लेकिन मसनूई चेहरे पर नाराज़गी जताई और इनका कोई इरादा भी नहीं था इतनी जल्दी राज़ी होने का। कमरे तक छोड़ आओ, हमें आराम करना है। दादी फिर फुल नाराज़गी जताते निरूठेपन से बोलते वहाँ से उठे थे तो अरियान भी गहरी सांस भरता इनका बाजू पकड़ चुका था ताकि कमरे तक छोड़ सके। इनके पीछे ही बीजान भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई थीं। सब बड़े भी एक दफ़ा नाराज़गी से अपने अपने रूम की तरफ चले गए तो हुमायूं झटके से वहाँ से उठता हुआ लाउंज से बाहर निकला था। भैया कहाँ जा रही हैं आप? हमना इसके पीछे ही भागती हुई बोली थी। अपने भाई की पहली दफ़ा ऐसी हालत देखकर हमना का दिल शिद्दत से रोने को चाह रहा था। हमना बच्चे, आप अपने कमरे में जाओ, वो आ जाएगा, बल्कि मैं इसे लेकर आता हूँ। ठीक है, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। ज़ियान हमना को पकड़ते हुए इसके सर पर प्यार देता हुआ इसे कमरे की तरफ भेज चुका था और ख़ुद हुमायूं के पीछे ही निकला था, जबकि अजलान नूर का हाथ पकड़ते रूम की तरफ बढ़ गया। अब पीछे जूनिस चेहरे पर इंतहाई गुस्सा लिए नाक को फुलाए अरियान के आने का इंतज़ार करने लगी, जो अभी तक दादी के रूम से नहीं आया था। ये सब क्या था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और इस जू की बच्ची ने भी नहीं बताया मुझे। नूर ने कमरे में आते ही अजलान से पूछते शिकवा किया था। इसे जूनिश पर भी इंतहा का गुस्सा आ रहा था। कितनी चुपी रुस्तम निकली थी, इसे भी नहीं बताया। वैसे तो हर बात नूर को बतानी होती है, नूर ने गुस्से से सोचा। बस वो सब अचानक हुआ था इसलिए बता नहीं सका। अजलान नूर के शिकवा करने पर इसे अपने हिसार में लेता हुआ बोला तो नूर ने मुंह बनाया था। छोड़े, मुझे नहीं बात करनी और जू से भी मैं नाराज़ हूँ। नूर इसका हाथ कमर से हटाती हुई नाराज़गी भरे लहजे में बोली तो अजलान ने इसे आंखें दिखाते और अपने करीब किया। वो गुड़िया और तुम्हारा मामला है, अभी इधर मेरी तरफ देख कर मेरी बात करो। एक हाथ इसकी कमर पर लपेटते और दूसरे हाथ से इसके जबड़े को हल्के से पकड़ते अपने मुकाबिल करते नरमी से कहा तो नूर ने एक नज़र अजलान की तरफ देखते अपनी नज़रें झुकाई थीं। नहीं, मुझे नहीं देखना, आप छोड़े मुझे। वो अब भी नाराज़गी जता रही थी। अपने दोनों हाथ अजलान के सीने पर रखते इसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ। नूर ने मुंह बनाया। अच्छा, अब क्या चाहती हो? वापस से टाइम मशीन के ज़रिए पीछे जाऊं और फिर तुम्हें जाकर बताऊं कि गुड़िया का निकाह हो रहा है, ये चाहती हो तुम? अजलान इसके मज़ाहमत करते दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लॉक करता नूर की कमर के पीछे बांध चुका था, जबकि अजलान की बात पर नूर इसे घूरने लगी। जी, यही चाहती हूँ मैं। चले जाएं टाइम मशीन के ज़रिए पीछे और मुझे इन्फॉर्म करें। नूर इस बात में सर हिलाती अजलान को कहने लगी, तुम्हारी ज़ुबान मेरे सामने आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गई है। क्या ख्याल है, चुप करवाऊँ इसको? अजलान इसकी पटे चलती ज़ुबान को देखते इसे अपने इरादे से आगाह करते बोला तो नूर ने फ़ौरन से अपनी ज़ुबान को दांतों तले दबाते नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं तो मैं तो नहीं बोल रही, मैं तो चुप हूँ। नूर मासूम सी शक्ल बनाते अजलान को कहने लगी, जो इसकी बात पर इस पर तजाद इसकी मासूमियत पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने लगा। गुड, आगे से बोलना भी नहीं, वरना वो धमकी देने वाले अंदाज में बोलता। नूर की गर्दन पर झुकता वहाँ अपने गर्म दहकते लब रखते बाइट कर चुका था कि नूर सिसकी बढ़ते इसके हिसार में मचलने लगी। बाजू अभी तक मुकाबिल की गिरफ्त में थे, लेकिन आज की भी सज़ा देनी ज़रूरी थी। अजलान इसके वही जगह पर अब नरमी से अपने लब रखता मुस्कुराते लहजे में बोला और इसके बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए। नूर को अभी तक अपनी गर्दन पर जलन महसूस हो रही थी। इसने हाथ ले जाते अपनी गर्दन पर अजलान के लम्स पर रखा। भूख लगी थी तो मुझे बता देते, मैं खाना दे देती आपको। नूर अजलान को देखने की कोशिश करते बोली, लेकिन इसके चेहरे पर ज़्यादा देर देख ना पाई, इसलिए जल्दी से नज़रें झुका गई। मेरा ख्याल है तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी नाजुक जान की दुश्मन बन गई है। इसे फिर से बोलते देख अजलान इस बार मायनेखेज़ अंदाज में बोलता, अभी फिर से नूर को काबू करता। जब वो इसकी बात सुनती जल्दी से वहाँ से भागती वॉशरूम में जा बंद हुई थी। अजलान इसकी फुर्ती देख कर दांतों तले लब दबा कर मुस्कुराहट जब्त कर गया, जबकि वॉशरूम में नूर अपनी पटर चलती ज़ुबान को कोस रही थी, जो वाकई ही इसे अजलान के हाथों जान से मरवाएगी किसी दिन।
तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई जू? आर्यन जो अभी दादी के कमरे से वापस आ रहा था जोनिश को अभी तक वहीं पर चक्कर काटते देख चलता हुआ इसके पास आकर बोला तो जोनिश ने अपनी गुस्से से सुर्ख नाक के साथ साथ आंखों में भी गुस्सा लिए आर्यन को घूरते हुए देखा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? इसके सुर्ख चेहरे की तरफ देखते आर्यन ने इसके माथे को छूते फिक्रमंदी से पूछा तो जोनिश ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते इसके बाजू पर जोर से अपने दांत गाड़े कि आर्यन ने लब दांतों में भींचते दर्द को बर्दाश्त किया। इसके तेजधार दांत आर्यन को अपने बाजू में धंसते हुए महसूस हो रहे थे। जोनिश ने भी इस पर रहम खाए बगैर इसके बाजू पर अपने दांतों के डिज़ाइन बनाते हुए काफ़ी देर बाद इसके बाजू को रिहाई दी तो आर्यन ने लब भींचे ही इसे देखा जो अपना सारा गुस्सा आर्यन के बाजू पर निकालती अब अपने हाथों को मसलने लग गई थी। आप हमना से शादी कर लेंगे? जोनिश अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसकी तरफ देखते हुए बोली और इस बार आर्यन ने करंट खाते इसकी तरफ देखा। ये जंगली है क्या? ये भैया बहरी है? इसने सुना नहीं उसकी बात जो वो कर रहा था सबके सामने कि नहीं करनी उसने शादी? स्टूपिड। बताएं मुझे, आप शादी कर लेंगे कि ना हमना से? जोनिश इसे हैरानगी से अपनी तरफ तकतपा कर अपने आंसुओं को गालों पर बेदर्दी से रगड़ते हुए बोली तो आर्यन ने ऊँचे से इसके बाजू को पकड़ते इसका चेहरा अपने करीब किया था। ये जो तुम दिमाग में अपने आप से ताने बाने बनाती रहती हो ना, किसी दिन मैं तुम्हारा दिमाग सेट कर देना है। वो इसके चेहरे पर झुकता दबे दबे लहजे में गुर्राते हुए बोला था कि जोनिश ने फ़ौरन से भीगी बिल्ली बनते हुए अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद की थीं। दादाजी ने कहा है आपकी हमना से शादी होगी। वो अपनी आंखों को सख्ती से बंद किए हुए कपकपाते लहजे में बोली थी। तो दादी के बाद मैंने भी कुछ बोला था जो तुम्हारे कानों ने सुनते हुए भी अनसुनी की है। आर्यन इसके कान के पास झुकते इसके कान की लौ पर लब रखते हुए बोला कि जोनिश ने फ़ौरन से पहले अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर झुके आर्यन को देखा। जोनिश का दिल बुरी तरह से धड़का था। अगर लाउंज में कोई आ गया तो ऊपर से आर्यन का ये अंदाज जोनिश के 14 तबक रोशन हो गए थे। छोड़े मुझे, वो घबराते लहजे में इसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। अभी कहाँ जो ये तुमने मेरे बाजू पर अपने दांतों के डिज़ाइन बनाए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? आर्यन अपना चेहरा इसके करीब करते हुए अपने बाजू की तरफ इशारा करते कहा तो जोनिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी इसके बाजू पर अपने दांतों के निशान देखकर। वो ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, अपने आप हो गया। जोनिश एक नज़र इसकी आंखों में देखती और दूसरी नज़र इसके बाजू पर डालती घबराए लहजे में बोली, ठीक है तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब मैं जानबूझकर ही करूँगा। आर्यन इसके घबराए हुए चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज़ करता हुआ जुमाइनी अंदाज में बोला जो जोनिश के सर के ऊपर से गुजर गया। कि क्या करेंगे आप? जोनिश आर्यन की तरफ देखते हुए बोली तो आर्यन बिना इसे समझने का मौका दिए इसके लबों पर झुकता वहाँ अपने दांत गाड़ कर अपना हिसाब बेबाक करने लगा कि जोनिश की सिसकी कहीं इसके मुंह में ही दब के रह गई। आंखों में फ़ौरन से आंसू चमके। आर्यन इसके लबों पर अब अपने लब रखता इसकी आंखों की तरफ बढ़ते इन्हें चूमते इसकी गालों पर अपने लब रख रहा था। ये जो तुमने मुझे इतना बड़ा ज़ख्म दिया है इसकी छोटी सी सज़ा थी। आर्यन इसकी तरफ देखते आंख बंद करते बोला कि जोनिश ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए आर्यन को घूरा और फिर इसे भी सोच समझने का मौका दिए बगैर वो आर्यन के गाल पर झुकती वहाँ पर अपने दांत जोर से गाड़ कर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी थी। आपको क्या लगा मैं आपको छोड़ दूंगी? जू किसी का उधार नहीं रखती। वो सीढ़ियों के पास रुकते आर्यन के स्टिल हुए वजूद को देखते इसे नाक चढ़ाते जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की तरफ भाग गई। क्या पता अभी वो पकड़ लेता और जोनिश का कीमा बना देता, लेकिन आर्यन को होश होती तो वो पकड़ता। वो तो अभी तक अपने गाल पर इसके लम्स को महसूस करते हुए स्टिल खड़ा अपने तेज़ी से धड़कते हुए दिल की आवाज़ सुन रहा था। हाँ जू बेबी, अच्छा नहीं किया तुमने, अब भुगतने के लिए भी तैयार रहना। वो अपने गाल पर हाथ रखते मुस्कुराते लहजे में बोला कि जोनिश के लम्स पर इसे अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। अपने बालों में हाथ फेरता वो मुस्कुराते हुए ही सीढ़ियां चढ़ता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। हुमायूं सुनसान रास्ते पर गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा रहा था। एक बेमोल सा आंसू निकलते हुए इसकी पेट का हिस्सा बना था। दिल में इसे अपने इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि इसे लग रहा था वो अभी इस तकलीफ़ से मर जाएगा।
रैश ड्राइविंग करते हुए वो काफ़ी सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था। एकदम एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाते वो ज़ोर-ज़ोर से पागलों की तरह स्टीयरिंग पर हाथ मारने लगा। हाँ! वो इस सुनसान सड़क पर चीखते हुए अपना सर स्टीयरिंग पर रख गया तो इस बार कई आंसू इसकी आंखों से निकलते इसके गालों पर लुढ़क रहे थे। या अल्लाह! मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया था कि आपने मेरे हिस्से में जुदाई लिख दी? मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है मुझे? या अल्लाह! अगर ऐसे ही लिखा है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे अब सब्र भी दें ताकि मैं सब्र करके आपका शुक्रगुज़ार बन सकूं। बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। हुमायूं अपना सर स्टीयरिंग से उठाता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। दिल में कांच सी किरचियों जैसी चुभन महसूस हो रही थी जो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। खुली फिजा में आते इसने गहरे सांस भरने शुरू की कर दिए थे जब पीछे से आते हुए ट्रक ने ज़ोर से इसकी गाड़ी को हिट किया था। अबे साले, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? रुक गाड़ी को कमीने इंसान। हुमायूं जो पहले ही गम गुस्से की हालत में था पीछे से इसे गालियां देते हुए अपना गुस्सा इस ट्रक ड्राइवर पर निकालने लगा जो बिना रुके अपनी गाड़ी को वहां से भगा ले गया था। सालान था कहीं का। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुमायूं अब भी इसे कोस रहा था। अपनी गाड़ी की ये हालत देखते इसे और गुस्सा आया। अपनी टांग को जोर से गाड़ी के टायर पर मारता हुमायूं अपनी गाड़ी में अपनी ग... गाड़ी में हाथ फेरता रह गया। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हेल्प यू? आई एम सिराज, पुलिस इंस्पेक्टर। सिराज जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अभी अपने घर की तरफ ही जा रहा था जब रास्ते में इसे अपनी गाड़ी को चेक करते हुमायूं नज़र आया तो वो अपनी गाड़ी रोकता हुआ चलता हुआ इसके करीब आया जिस पर हुमायूं ने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा। ओह, अभी मेरी गाड़ी को कोई हिट करके गया है तो अब? हुमायूं ने इस यूनिफॉर्म में देखते कंधे उचकाते इसे अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते इसकी सूरत हाल बताई तो सिराज ने भी गाड़ी की तरफ देखा जो अब चल तो नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कल तक आपकी गाड़ी और गाड़ी को ठोकने वाला दोनों आपके सामने होंगे। सिराज ने इसे अपनी गाड़ी में चलने का इशारा करते कहा। वो इस वक्त पुलिस की गाड़ी में ही मलबूस पुलिस की ही गाड़ी में मलबूस कैसे हो सकता है? वो मलबूस तो लिबास पहन मतलब पुलिस की ही गाड़ी में था और पुलिस यूनिफॉर्म ही पहने हुए था। हुमायूं ने हाँ में सर हिलाते इसके पीछे ही कदम लिए थे और इसकी गाड़ी में बैठा था तो सिराज गाड़ी चलाता जन से भगा ले गया। हमना बेचैनी से अपने कमरे में टहलती हुई अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। दिल भाई के लिए पूरी तरह तड़प रहा था। अपने भाई की हालत याद करते इसे अपने दिल में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हो रही थी। बचपन से इसे इसके भाई ने ही माँ बाप बनकर पाला था, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी और अब वही भाई इतनी तकलीफ़ में था कि हमना को अपने भाई की तकलीफ़ खुद महसूस हो रही थी। जब नीचे गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो हमना जल्दी से दुपट्टा उठाती नीचे की तरफ भागी थी। यकीनन ज़ियान भाई इसके भाई को ले आया होगा। हमना सीढ़ियाँ चढ़ते नीचे गई तो ज़ियान अकेले ही लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। ज़ियान भाई, भैया नहीं आए? हमना इसके साथ हुमायूं को ना देखकर कपकपाते लहजे में बोली तो ज़ियान ने गहरी सांस ली। वो इसे हर जगह ढूंढ आया था लेकिन हुमायूं पता नहीं कि कहाँ चला गया था कि ज़ियान को मिला ही नहीं। अब वो खाली हाथ वापस लौटा था तो सामने ही इसकी बहन इससे अपने भाई का पूछ रही थी। अभी ज़ियान इसे कोई जवाब देता जब बाहर इन्हें गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दोनों का दिल धड़का था। ज़ियान जल्दी से बाहर निकला तो हमना भी इसके साथ ही बाहर निकली। ये तो अज़लान की हवेली है। सिराज हुमायूं के बताए हुए एड्रेस पर गाड़ी दौड़ाता हैरानगी से बोला। जी, आप जानते हैं इन्हें? हुमायूं इसकी बात सुनता पूछने लगा था। सिराज ने हाँ में सर हिलाया। जी, दोस्त है वो मेरा। आप क्या लगते हैं इनके? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको। वो गाड़ी बाहर दरवाजे पर ही रोकते हुमायूं से पूछने लगा। एक्चुअली मैं इनका रिलेटिव ही हूँ, अमेरिका से आया हूँ तो यहीं पर स्टे हुआ हुआ है। हुमायूं संजीदगी से इसे बताते गाड़ी से बाहर निकला था तो सिराज भी इसके साथ ही बाहर निकला जो खुद ही हवेली का दरवाज़ा खुला था। क्या है ये लिखा हुआ अजीब? भैया, हमने अपने भाई को देखती हुई भागती हुई इसके गले लगी थी। आंखों में आंसू आए थे कि हुमायूं ने इसके सर पर हाथ रखा था। बस गुड़िया, क्या हो गया है? हुमायूं इसे शिद्दत से रोते देख बौखलाते हुए इसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बोला कि कहाँ चले गए थे आप? मुझे इतना डर लग रहा था। वो आंखों में आंसू लिए शिकवा करते हुए बोली तो हुमायूं फीका सा मुस्कुराया। गुड़िया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मेरे बाहर जाने से रो रही हो। चलो अब चुप करो। हुमायूं इसके आंसू साफ करता हुआ बोला। सिराज मेस्मराइज होकर इस लड़की को देख रहा था जो अपने भाई के गले लगी रो रही थी। ज़ियान सिराज को देखते आगे बढ़ा। तो यहाँ क्या कर रहा है?
वो सिराज को कहता इससे बगलगीर हुआ तो सिराज भी इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। हाँ, वो मैं मिस्टर हुमायूं को छोड़ने आया था। रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। सिराज ने इस लड़की को शिद्दत से अपने भाई की वजह से रोते देख झूठ बोलते कहा तो ज़ियान ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया। हमना अब अपने भाई के गले लगी चुप हो गई थी। ओके, अब मैं चलता हूँ। सिराज एक नज़र अपने भाई के हिसार में छुपी लड़की की तरफ देखता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया तो हुमायूं भी अपनी बहन को लेता अंदर की जानिब चला गया। अज़लान ऑफिस में दाखिल हुआ तो दूसरी तरफ से आती हुई लाइबा जानबूझकर अज़लान के साथ टकराई, जिसे अज़लान ने कंधे से थामते गिरने से बचाया था। आई एम सो सॉरी सर। लाइबा मसनूई एक्टिंग करते हुए माजरत करने लगी तो अज़लान हल्का सा हाँ में सर हिलाता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। पीछे लाइबा शैतानी सी मुस्कुराई तो एमन ने अफसोस से इस लड़की की तरफ देखा जो हद धोकर अपने बॉस के पीछे पड़ चुकी थी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें बॉस का पीछा छोड़ देना चाहिए, इसने हमेशा की तरह इस बार भी लाइबा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा तो लाइबा ने इस बार कहर भरी नज़रों से एमन की तरफ देखा। तुम अपने काम से काम रखो। लाइबा को एमन की बात बुरी तरह से चुभी थी, जिस पर इसने एमन को गुस्से से देखते हुए कहा था कि एमन इसे देखती ही रह गई। यार, इनकी शादी हो गई है, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। इसने अब भी अपनी सी एक कोशिश की थी, लेकिन लाइबा के सर पर अज़लान को पाने की ज़िद चढ़ गई थी तो वो ऐसे तो पीछे नहीं हट सकती थी। हाँ हाँ हाँ, ज़िंदगी बर्बाद होगी लेकिन मेरी नहीं किसी और की। लाइबा कमीनगी से मुस्कुराहट चेहरे पर लाती कहकहा लगाए हंसी थी और एमन को इसकी हंसी से खौफ महसूस हुआ था। एमन ने सोच लिया था वो ज़रूर सर से इस बारे में बात करेगी। अजीब, स्टूपिड। नूर आपी, क्या मसला है? क्यों सुबह से मुंह फुलाकर बैठी हैं? और जायशा आपी, आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। वो तीनों इस वक्त लाउंज में बैठी हुई थीं। सुबह से नूर ने जूनिश को एक दफ़ा भी नहीं बुलाया था और ना ही बुलाने का इरादा रखती थी, जबकि जायशा भी नूर की तरह ही जूनिश से नाराज़ फिर रही थी। तो अब तंग आकर जूनिश ने पूछ ही लिया था, अल्लाह ला जायशा आपी, देखें कितनी मासूम बन रही हैं ये, जैसे इसे पता कुछ पता ही ना हो। नूर ने गुस्से से जूनिश को घूरते हुए जायशा को अपने साथ मिलाया था, जिसने नूर की बात पर फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। जूनिश ने मुंह बनाया था इनकी नाराज़गी पर। मुझे अली ने मना किया था किसी को नहीं बताना, इसीलिए नहीं बताया। जूनिश इस बार कंफ्यूज होते हुए बोली थी कि दोनों ने इसे ज़बरदस्त घूरियों से नवाजा था। बस हमें कोई बात नहीं करनी, तुम मानो अपने अली की बातें, लेकिन हमसे बात मत करो। नूर नाराज़गी से भरपूर अंदाज में रुख मोड़ती हुई बोली थी तो जूनिश ने बेचारगी सी शक्ल बनाई थी, और मुझे भी नहीं बात करनी तुमसे, जिसने अपनी बहन से भी ये बात छुपाई। जायशा भी नूर के अंदाज में रुख मोड़ते हुए बोली थी कि जूनिश अब इस बार रुहासी हुई थी इन दोनों की नाराज़गी पर। प्लीज़ नूर आपी, जायशा आपी, ऐसे तो ना करें, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सब अली की है। प्लीज़ आप लोग मुझसे नाराज़ ना हों। ये देखें, मैं कान भी पकड़ लेती हूँ। आई एम रियली सॉरी। जूनिश इंतहाई मासूमियत से इन दोनों को मनाते हुए अपने कानों को पकड़ चुकी थी, जिस पर नूर और जायशा ने हंसी जब्त की। ठीक है, आज तुम हमें कुछ बना कर खिलाओ, तब ही हम मानेंगे। नूर ने एहसान करने वाले अंदाज में जूनिश को देखते कहा, जो इसकी बात पर हैरानगी से आंखें फाड़े इसे देखने लग गई थी। मैं क्या बनाऊँ? जूनिश सदमे की हालत में अपनी तरफ उंगली करते बोली, जी तुम, और आज तुम हमें पास्ता बनाकर खिलाओगी। नूर ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा, लेकिन आप ही, मुझे तो नूडल्स ही बनाने आते हैं। जूनिश ने बेचारगी सी शक्ल बनाते जायशा की तरफ देखा, जिसने खुद भी कंधे उचका दिए, मतलब वो भी इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। तो हम क्या करें? हमें पास्ता चाहिए तो चाहिए, वरना फिर भूल जाओ कि हम तुमसे बात करेंगे, है ना जायशा आपी? बिल्कुल। और जूनिश इन दोनों को देखती रह गई। ठीक है, मैं बनाती हूँ। जूनिश इन्हें कहती किचन की तरफ चली गई। पीछे वो दोनों हाथ पर हाथ मार कर हंसी और जूनिश किचन में जाकर फंसी थी। मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? हमना किचन में आती इसकी रूहानी शक्ल देखकर हिचकिचाए बोली तो जूनिश ने इसे घूरा। कल वाला सारा मंजर याद आया, लेकिन फिर इसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ था, इसमें हमना का भी कोई कसूर नहीं था। ओके, मुझे पास्ता बनाना नहीं आता। जूनिश ने जल्दी से इसकी हेल्प ली थी। ठीक है, तुम पास्ता बॉयल करो, मैं वेजिटेबल काटती हूँ। इसकी बात पर जूनिश ने जल्दी से हाँ में सर हिलाकर पास्ता बॉयल करने रख दिया था। फिर इन दोनों ने मिलकर पास्ता बनाया था। इस दौरान इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी।
बाहर लाते पास्ता इन दोनों को दिया तो इन्होंने जूनिश को मशकूक नज़रों से देखा। वाकई ही तुमने बनाया है ना? नूर ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। हाँ जी, मैंने और हमना ने बनाया है, लेकिन हमना ने मेरी बस हेल्प की थी, है ना हमना? जी, हमना ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो नूर और जायशा ने एक दूसरे को देखा। चलो जैसे भी था, इन दोनों को पास्ता तो मिला। दोनों ने कंधे उचकाते खाना शुरू कर दिया। उफ, देख कर नहीं चल सकते या आंखें किराए पर देकर आए हुए हैं? वो अपने सर पर हाथ रखती इंतहाई गुस्से से मुकाबिल की तरफ देखते हुए बोली, जो खुद इस अचानक अफ्तादगी पर गुस्से से आंखों में सुर्खी लिए इस सिनफ़े नाजुक को घूर रहा था। मैडम, माशाल्लाह से आंखें आपके पास भी हैं। वो इस पर तंज करते बोला। तो सामने मौजूद लड़की ने इसे सर से पांव तक देखा। तमीज़ नहीं है तुम मेरे ही ऑफिस में खड़े होकर मुझे ही बातें सुना रहे हो। लगता है इंटरव्यू के लिए आए हो। लेकिन मिस्टर, जो तुमने मेरे साथ टकराने की हरकत की है ना, भूल जाओ इस नौकरी को और चलते बनो यहाँ से। वो अपने हाथ की उंगली से चुटकी बजाते गुस्से से इसको सुनाती मुकाबिल को अपनी जगह साबित कर गई थी। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी जो आंखें फाड़े मुझे घूर रहे हो। तुम जैसे लड़के बस यही कर सकते हैं। निकलो यहाँ से। इस बार वो इसे बाहर की तरफ इशारा करते तकरीबन दबे दबे लहजे में गुर्राते हुए बोली थी कि सारा स्टाफ इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। मुकाबिल का चेहरा गुस्सा व इश्तियाल से लाल भभूका हुआ था। हाथों की मुठ्ठियां भींचते इसने अपने उमड़ आए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। जब इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, अपनी आंखों को खोलते इसने कहर बरसाती नज़रों से इस लड़की की तरफ देखते पॉकेट से मोबाइल निकालते इसने अपना रुख एक दफ़ा बाहर की जानिब बढ़ाया था कि लड़की इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराई थी। बेवकूफ़ इंसान, वो इसे नए अलकाबात से नवाजती वहाँ से वॉकआउट कर गई। अस्सलाम वालेकुम सर। एमन अजलान के ऑफिस दाखिल होती हुई बोली तो सामने ही अजलान के साथ बैठे हुमायूं को देखते इसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। चेहरे की हवाइयाँ एक पल में उड़ी थीं। माथे पर आते शबनम के कतरे को हाथ से साफ करती वो हुमायूं को हैरानगी और परेशानी से देख रही थी, जो अजलान के सामने बैठा किसी बात पर डिस्कस कर रहा था। जब पीछे से आती ही जानी पहचानी आवाज़ पर इसने रुख पलटते देखा तो अभी कुछ देर पहले वाली लड़की को अपने सामने देखते हुमायूं के माथे पर बेशुमार बल पड़े थे। हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए इसने एमन से अपनी नज़रें हटाते दोबारा से सामने की तरफ मरकूज़ की थी। वो आज अजलान के कहने पर इसके ऑफिस मिलने आया था, लेकिन सामने से आती हुई सिनफ़े नाजुक से इसकी ज़ोरदार तसादुम हुआ था, जिस पर इस सिनफ़े नाजुक ने अपने जौहर दिखाते इसकी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई करते हुए ख़ुद को इस ऑफिस का ओनर भी कहा था। हुमायूं के गुस्से की इंतहा नहीं थी। इसने रुख पलटते ख़ुद को कंपोज करते गुस्से को ज़ब्त किया। एमन तो इसे यहाँ देख कर और इस पर तजाद अपने बॉस के सामने बैठे देखकर एमन का रंग सफ़ेद पड़ गया था। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई वो बस बेहोश होने के दर पर थी। जी मिस एमन, आपको कोई काम था? अज़लान इसके हवाइयाँ उड़े चेहरे को देखे बिना बोला था कि एमन अपनी सोचों से बाहर निकली थी और थूक निकलते हुए अज़लान की तरफ देखा था, जबकि हुमायूं इन दोनों से बेनियाज अपने मोबाइल में गर्क हो गया था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर सर को बता दिया इसने कि मैंने इसके साथ इतनी बेइज्जती की थी तो? चलो एमन, बहुत कर ली तुमने नौकरी, अब तुम तो गई बस। जी सर, वो ये आज की मीटिंग की कुछ डिटेल्स हैं। एमन बमुश्किल ही अपने हाथ में मौजूद फ़ाइल अजलान को पकड़ाते लड़खड़ाते लहजे में बोली थी कि इस बार अजलान ने हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखा था, जो काफ़ी घबराई घबराई खड़ी थी। मिस एमन, आर यू ओके? अजलान ने इसके सफ़ेद चेहरे की तरफ देखते पूछा था। हुमायूं ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा था। जी जी सर, मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। इसने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। वो जल्दी से अज़लान के ऑफिस से बाहर भागी थी, जबकि अज़लान अपनी इतनी काबिल और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की ऐसी हरकत पर हैरान हुआ था। फिर सर झटक गया। याला, ये क्या है? मैंने तो अभी इसके सामने बहुत बकवास की थी। अगर इसने सर को बता दिया तो मैं तो नौकरी से गई। उफ़, ये तुमने क्या कर दिया एमन? वो अपने आप को कोसती हुई अपनी जगह पर आकर बैठी थी जब लाइबा इससे मुखातिब हुई। तुम्हें क्या हुआ? वो इसे देखती हुई बोली तो एमन चौंकी थी। हाँ नहीं, कुछ नहीं। वो परेशानी से अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। जब हुमायूं अज़लान के ऑफिस से बाहर निकलता दिखाई दिया तो एमन ने जल्दी से अपना सर नीचे किया था और हुमायूं को कनखियों से जाते हुए देखा था। लाइबा ने हैरानगी से इसकी हरकत देखी थी। हुमायूं को वहाँ से निकलते देख एमन ने सुख का सांस लिया था और वापस से अपनी जगह पर आकर बैठी थी। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लाइबा ने इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, एमन ने सपाट अंदाज में जवाब दिया था। जब से इसकी लाइबा से अज़लान के सिलसिले में बात हुई थी तब से एमन लाइबा को कोई ख़ास तरह से बुला नहीं रही थी। एमन की बात पर लाइबा ने कंधे उचकाए और एक दफ़ा फिर से अज़लान के बारे में सोचने लगी। नूर मिरर के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी जब अज़लान को फ़ोन रिंग होने लगा। नूर ने एक नज़र फ़ोन को देखते वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर अज़लान शावर ले रहा था। अभी थोड़ी ही देर पहले ही वो
ऑफिस से वापस आया था। फ़ोन बजते बजते बंद हो गया तो नूर ने भी कंधे उचका कर दोबारा से बाल बनाने शुरू कर दिए। जब एक दफ़ा फिर से मोबाइल रिंग हुआ, नूर वहाँ से उठती फ़ोन की जाने बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? काफ़ी देर तक जब सामने से कोई ना बोला तो नूर को खुद ही बोलना पड़ा। हेलो डार्लिंग, कैसे हो? आज मुझसे मिले बगैर चले गए, ऐसे कौन करता है? पता है मैं कितना वेट कर रही थी तुम्हारा। सामने से मीठी सी आवाज़ में शिकवा किया गया। सामने से लड़की की आवाज़ सुनते नूर एक पल को चौंकी थी। फ़ोन को वापस से अपने सामने करते इसने दोबारा से फ़ोन कान को लगाया। मुकाबिल की बातें किसी पत्थर की तरह दिमाग पर लगी थीं, जैसे कौन बात कर रहा है? नूर ने घुटी-घुटी आवाज़ में बमुश्किल ही पूछा। आप कौन बात कर रही हैं? ये अज़लान डार्लिंग का नंबर है ना? सामने से भी जैसे हैरानगी से पूछा गया था। मैं इनकी वाइफ़ हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? ये बात सुनते ही आगे से फ़ोन बंद कर दिया गया था। नूर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ फ़ोन को हाथ में पकड़े गैर दिमागी से इसे देखने में मसरूफ़ थी। जब अज़लान वॉशरूम से बाहर निकला, किसका फ़ोन था? अपने गीले बालों में हाथ फेरते वो नूर के हाथ में अपना फ़ोन देखते बोला, पता नहीं, शायद आपकी किसी गर्लफ्रेंड का था। नूर सपाट अंदाज में फ़ोन वहीं रखती वहाँ से निकलती अभी बाहर की तरफ बढ़ती जब अज़लान ने बर्क रफ्तारी में इसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपने मुकाबिल किया था। इसके इतने से अल्फाज पर ही अज़लान के पूरे जिस्म में शरारे फूटे थे। माथे पर अनगिनत शिकरें उभरी थीं। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ। अज़लान इसके दोनों बाजू को अपने मजबूत खुरदुरे हाथों में लेता एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। नूर की बात इसे ज़रा बराबर पसंद नहीं आई थी। आपकी किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था? आपका? पूछ रही थी वो। नूर इसकी तरफ देखते बिना अटके बोली थी, लेकिन इस दौरान इसे अपने बाजू पर अज़लान की उंगलियां धंसती हुई मालूम हो रही थीं। नूर की बात सुनते अज़लान की आंखों में खून उतरा था। वो एक झटके में नूर को छोड़ते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ा था तो किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। अज़लान ने इस तरह कैफियत में बालों में हाथ फेरते बैक कॉल की थी, लेकिन आगे से नंबर ऑफ था। अज़लान ने फ़ोन को वहीं रखते पीछे देखा तो नूर कमरे से जा चुकी थी। नूर! वो गैज़ो गज़ब के साथ अपने रूम में दहाड़ा था। नूर का इस पर शक करना अज़लान को अंगारों पर लिटा गया था और इस तरह बिना बात किए इसका रूम से निकलना अज़लान का दिमाग गुस्सा और इश्तियाल से फटने के दर पे हुआ था। एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इसकी डिटेल चाहिए मुझे अभी के अभी। अज़लान अपने सेक्रेटरी को कॉल करता इसे वो नंबर सेंड कर चुका था। तैयार वगैरह होने के बाद वो कमरे से बाहर निकला था। ज़ूनिश अपने कमरे में बैठी नेल पेंट लगा रही थी जब आर्यान इसके कमरे में दाखिल होता। दरवाज़ा लॉक कर गया। क्लिक की आवाज़ पर ज़ूनिश ने झटके से सिर उठाकर सामने देखा तो आर्यान अपने दोनों बाजू सीने पर बांधे दरवाजे के साथ ही टेक लगाए शरारती मुस्कुराहट के साथ ज़ूनिश को देख रहा था। इसे यहाँ अपने रूम में देखकर ज़ूनिश के हाथ पैर फूले थे। वो जल्दी से बौखलाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अपनी कल वाली हरकत याद करते वो ढेरों शर्मिंदा होती। अब आर्यान के यहाँ आने की वजह मालूम करने लगी। अली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती वहीं अपने ड्रेसिंग मिरर के पास खड़ी हुई बोली, जबकि दुपट्टा इसका बेड पर पड़ा था और आर्यान का डर इस पर इस कदर हावी था कि इसे दुपट्टे का होश भी नहीं था। कल का हिसाब बेबा करने आए हैं। वो अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाते हुए ज़ूनिश को घबराने पर मजबूर कर रहा था। इसके अपनी तरफ उठते कदम देखते ज़ूनिश फ़ौरन से उल्टे कदम पीछे हुई थी कि कौन सा हिसाब अली, और आप अपनी जगह पर रुक कर बात करें। ज़ूनिश घबराए लहजे में लड़खड़ाते हुए अली को रोकने की कोशिश करते हुए पीछे दीवार के साथ जा लगी थी कि आर्यान एक जस्ट में इस तक पहुँचते इसके दोनों अतराफ में अपने दोनों बाजू दीवार पर जमा चुका था। अरे जू बेबी, तो इतनी जल्दी भूल गई? याद नहीं? ये देखो अभी भी निशान मौजूद हैं। आर्यान अपनी वहीं गाल इसे इसके करीब करता मुस्कुराते हुए लहजे में बोला कि ज़ूनिश का चेहरा सुर्ख टमाटर बना था। अली, वो तो गलती से हो गया था। अब आप बदला लेंगे मुझसे? ज़ूनिश धड़कते दिल के साथ रुहासे होते लहजे में बोली थी। बदला तो मैं लूँगा, फिर चाहे तुम नाराज़ हो या ना हो। आर्यान इसके खुले बालों को कान के पीछे उड़सते गंभीर आवाज़ में बोलता ज़ूनिश के दिल की धड़कन को 200 की स्पीड से धड़का चुका था। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ नज़रें उठाती झुकाती आर्यान के मुकम्मल हिसार में छुपी बेहद क्यूट लग रही थी। प्लीज़ पीछे हटें, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो आर्यान की इतनी सी गुर्बत पर ही घबराते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, ना जू बेबी, बदला लिए बगैर मैं पीछे नहीं हट सकता। वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करते हुए बोला तो ज़ूनिश ने रुहासे होने के साथ साथ मासूम सी शक्ल बनाते हुए इसकी तरफ देखा था कि आर्यान फ़ौरन पिघलता
पिघला था तो वो इसके दाएं गाल पर झुकते वहाँ अपने हल्के से दांत गाड़ गया। इरादा तो इसका कहीं और था, लेकिन जूनिश के रुहासे मासूम चेहरे को देखते वो इरादा तक करते हल्के से इसके गाल पर दांत गाड़ते। वहाँ पर अब अपनी बियर्ड सहला रहा था कि जूनिश के मुंह से सिसकी निकली थी। अली आप कितने गंदे हैं और बदतमीज़ हैं, वो इसके पीछे होते ही गुस्से से रुहासे होते हुए बोली थी। अरियान के इतने से लम्स पर ही इसकी गाल खून छलकाने के बराबर हो गई थी। बस क्या करूँ जू बेबी, ये तुमने ही बनाया है मुझे, वो अब इसके माथे पर लब रखते मुस्कुराते लहजे में बोल रहा था। पीछे हटें, मेरी नेल पेंट भी ख़राब कर दिया आपने। वो इसे पीछे करती अपने हाथों की तरफ देखते अब सचमुच में अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए बोली थी कि इस बार अरियान बौखलाया था इसकी आंखों में आंसू देखकर। डोंट क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई। वो जल्दी से इसकी आंखों में आए आंसू अपने लबों से चुनता, इसे ड्रेसिंग मिरर के ऊपर बिठाता, खुद ड्रेसिंग की चेयर पर बैठता, नेल पेंट को पकड़ते इसकी मखमली उंगलियों के नेल्स पर लगाने लग गया था कि जूनिश हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी थी। इस तरह छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत छोड़ दो जू बेबी। वो इंतहाई नफासत से इसके नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए नरम लहजे में बोला तो जूनिश ने भी नाक चढ़ाते हुए अपनी नज़रों का रुख अपने नेल्स पर किया था। अजान नीचे आया तो नूर इसे कहीं भी ना दिखाई दी। अजान चलता हुआ लाउंज में आया तो वहाँ पे बीजान और सबा बेगम बैठी हुई थी, जबकि नूर किचन में जा चुकी थी। अजान अपने बालों में हाथ फेरता बीजान के पास आकर बैठ गया तो नूर भी किचन में जायशा की हेल्प करवाने लग गई। दिमाग में इस लड़की की बातें अभी भी गूंज रही थीं, पता नहीं क्यों, लेकिन नूर को अपने दिल के किसी कोने में एक दर्द की लहर सी उठती हुई महसूस हो रही थी। जायशा की हेल्प करवाने के बाद वो अजान को वहीं छोड़ते जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर अपने कमरे में चली गई। अजान इससे बस जाता हुआ ही देखता रह गया। थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया, लेकिन नूर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अजान डाइनिंग टेबल पर बैठा ज़रूर था, लेकिन इसके हलक से एक भी निवाला ना उतर सका। 10 मिनट मजीद बैठने के बाद जब इसका सब्र ख़त्म हुआ तो वो खुद भी अपने रूम की जाने भर गया। अपने रूम में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। इसने देखा नूर चेहरे तक कंफर्टर में छुपी शायद सो गई थी। बेचैनी से बेड की तरफ बढ़ा था और इसके चेहरे से कंफर्टर हटाया तो नूर वाकई में सो चुकी थी। अजान अपने माथे को मसलता अपनी साइड पर आकर बैठा और बेड क्राउन से टेक लगाई। इसकी सेक्रेटरी ने इसे फ़ोन करके बताया था कि जो नंबर इसने इसे दिया है वो भी कुछ देर पहले ही ऑन होकर ऑफ हो चुका था, इसीलिए इन्हें पता न चल सका कि वो फ़ोन करने वाली कौन थी। अजान इसी परेशानी में आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजान आज ऑफिस में इस तरह भी कैफियत में बैठा हुआ था। सुबह भी इसने नूर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन नूर इसका ड्रेस वगैरह निकालती इससे उठने से पहले ही रूम से निकल चुकी थी। अजान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए ऑफिस में आया था और अब इस तरह भी कैफियत में वो कल के बारे में सोच रहा था। इसने दोबारा से अपना फ़ोन निकालते वो नंबर देखा था। इस बेचैनी की कैफियत में वो बैठा हुआ था जब लाइबा अजान के ऑफिस में दाखिल हुई। अली आप मुझे भी ले जाएं ऑफिस, मैं बोर हो रही हूँ घर में। जू ने शरियान को ऑफिस जाते देख भागते हुए इसके पास आती मुँह बसोरते हुए बोली, जू तुम वहाँ क्या करोगी, मैं ऑफिस आने के बाद बाहर लेकर जाऊंगा ना तुम्हें, अब तुम अपने कमरे में जाओ। वो प्यार से इसे पुचकारते हुए बोला था। नहीं अली, मुझे आपके साथ ही ऑफिस जाना है और नूर आपी ने भी मेरे साथ जाना है, क्योंकि अजान भाई आज नाश्ता नहीं करके गए तो बीजान कह रही थी अजान भाई के लिए लंच भी लेते जाना, तो वो नूर आपी के लेकर जाएंगी। कैसे लगा मेरा आइडिया? वो एक ही सांस में बोलती हुई अब चहकती हुई इससे पूछने भी लगी कि आर्यन इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा ठीक है, नूर को कहो भाई का लंच लेकर आ जाए। वो जूनिश को कहता वहीं सोफे पर बैठ गया तो जूनिश चहकते हुए चेहरे के साथ जल्दी से याहू का नारा लगाती नूर के कमरे की जानिब बढ़ी थी कि आर्यन इसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुराते हुए सर झटक गया। नूर आपी बीजान कह रही हैं भाई का लंच तैयार करके इनके ऑफिस में दे आएँ, क्योंकि वो आज नाश्ता नहीं करके गया। जूनिश नूर के कमरे में दाखिल होती हुई तेज़ी से बोली थी कि नूर जो अपने कमरे को सेट कर रही थी। जूनिश को बोतल के जिन की तरह हाजिर होते देख नूर इसे घूरे बिना ना रह सकी, जबकि इसकी बात सुनते नूर को फिर से कल का सारा वाकया याद आया था तो चेहरे के जाविये भी ख़राब हुए थे। लेकिन अजान का नाश्ता ना करने का सुनकर नूर खामोशी से अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। इसके पीछे ही जूनिश भी किचन की तरफ बढ़ गई। ये लो जू, ले जाओ तुम। वो लंच को बॉक्स में डालती जूनिश को पकड़ाते हुए बोली, मेरी प्यारी नूर आपी, ये मैं नहीं लेकर जा रही, आपने हमारे साथ लेकर जाना है, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाएं, अली कब से वेट कर रहा है। वो इसे मासूमियत से जवाब देती हुई बोली, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम ले जाओ ना प्लीज़। नूर ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। इसका कोई इरादा नहीं था अजान के ऑफिस में जाकर इसे लंच देने का। आप कुछ नहीं सुन रही,
आप कुछ नहीं सुन रही, जल्दी से तैयार हो जाएं, 5 मिनट हैं आपके पास। जू ने इसे गुस्से से घूरती हुई बोली। जू, मेरी छोटी सी बहन नहीं हो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ले जाओ ना। नूर ने आखिरी बहाना बनाना चाहा जिसे जूनिश ने नाकाम बना दिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नूर आपी, जल्दी से तैयार हो जाएं। जूनिश अपने कानों पर उंगलियां रखते हुए किचन से बाहर की जानिब बढ़ गई, जबकि नूर इसकी एक्टिंग पर पैर पटकती अपने कमरे में चेंज करने की गर्ज से बढ़ गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अरियान के साथ अजलान के ऑफिस की तरफ निकल पड़े। अब ऑफिस में क्या होगा क्या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। हम लोगों ने इन राइटर के एक और नावल पढ़ा है, रूह अज़ीज़, जिसका सीज़न 2 का आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अज़ीज़ मन का, तो वो ऑन गोइंग है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट रूह अज़ीज़ इससे बहुत अच्छा था। ये बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है नावल, बट रूह अज़ीज़ इससे बहुत ज़्यादा अच्छा नावल था। तो होप सो ये भी एंड अच्छा हो इसका, आगे की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग हो। तो लेट्स होप। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।